Start with today's session. In the previous session, we just talked about the introduction to C programming itself, and we also talked about the compiler interpreter. I hope जो भी मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें कि सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेनियस रिची ने 1972 में डेवलप की थी। और सिंपली इसको हम लोग ने सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किया। मल्टीपल सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके थ्रू डेवलप होते हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात की थी, तो यूनिक्स जो है वो सी में डेवलप हुआ। साथ ही साथ जो डिफरेंट ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी सी में डेवलप हुए हैं। तो सी एक काफी ज्यादा स्टेबल लैंग्वेज कह सकते हैं हम, और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज भी है। इवन सी को तो मदर लैंग्वेज, मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सिंपली लाइक स्मॉल एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इजी टू लर्न, सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। और मेमोरी मैनिपुलेशन फीचर्स इसमें मिनिमम होते हैं बेसिकली। साथ ही साथ इसमें जो फॉर्मेट है, द टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो सिंपली इसमें हम लोग को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं इसे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम एक के बाद एक के बाद एक देते हैं। इसे स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, सी लैंग्वेज को। और सिंपली इसमें हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मॉड्यूलर अप्रोच शो करता है। मॉड्यूलर अप्रोच मतलब जब हम फंक्शंस का क्रिएशन करते हैं, तो अभी आप ज्यादा इसको मतलब आप एक कंसेप्ट की तरह समझिए। जब हम फंक्शंस पर पहुंचेंगे प्रैक्टिकली, तब आप इन चीजों को इन डेप्थ समझ पाएंगे ज्यादा। डेटा टाइप्स की तो मैंने बात करी ही थी कि डेटा टाइप्स, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है। तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और सिंपली प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी कहलाते हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो सेकेंडरी डेटा टाइप कहलाते हैं। तो सिंपली इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। और हर की अपनी रेंज और वैल्यूज होती हैं। तो जैसे कि ऑपरेटर्स की बात करें, सब मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए ये सिर्फ तो दो हैं, अरिथमेटिक और रिलेशनल। ये एक बेसिक मैंने यहाँ पर इस पीपीटी में रखा है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जा रहा है आपके पास, तो आप इसे देख सकती हैं। तो इसके अलावा मैं इनको डिटेल में भी डिस्कस करूंगी आगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, तो ये सब जो होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम लोग धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इसका जिक्र यहाँ पर मैंने फर्स्ट डे पर ही कर दिया। फर्स्ट डे क्या मतलब, सेकंड डे इनिशियल फेजेस में ही करा है। फिर आपकी बात आती है सी ऑपरेटर्स के बाद। देखिए मैंने कहा कि और है जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं एंड और नॉट होते हैं। इनकी ट्रुथ टेबल भी होती है। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, इसका कैसे काम कर रहे हैं ये ऑपरेटर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन उसमें दिया होता है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब डिटेल में पहुंचेंगे हम इस टॉपिक पर प्रैक्टिकली, तब हम उसको बताते हुए चलेंगे। पर अभी सिर्फ उतना मैं बता रही हूँ कि बेस, एक रोज रोज इस तरीके की चीजों को आप सुनेंगी, तो बेसिक्स जो है वो आपके दिमाग में बैठेंगे। फिर बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये सिर्फ नाम याद करने वाले हैं। याद करने वाले मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब। लॉजिकल एंड और नॉट, यही तीन बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस में आप कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, ऑपरेटर्स यही होंगे। फिर बिटवाइज ऑपरेटर आ गया। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज आपका एंड और नॉट यहाँ पर भी थे, और एंड और नॉट यहाँ पर भी है। लेकिन इनका सिंबल आप देख सकती हैं, इसमें डबल एम परसेंट लगता है, इसे एम परसेंट बोला जाता है, एंड वाले को एम परसेंट, और इसको सिंगल लगाया। फिर यहाँ डबल पाइप का सिंबल होता है, यहाँ पर सिंगल पाइप होता है। और में लॉजिकल और में डबल होता है, बिटवाइज और में एक होता है। लॉजिकल नॉट में यही होता है, और बिटवाइज नॉट में ये वाला होता है। तो फिर इसमें एक्सॉर भी होता है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी होते हैं। ये सब बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइन करने का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे हमने कहा ए इक्वल्स टू बी, या ए इक्वल्स टू 7। तो 7 क्या है, 7 वैल्यू जो है वो हम असाइन कर रहे हैं ए वेरिएबल में। तो हम जब भी ए की बात करेंगे तो ए का मतलब हो गया उसमें 7 वैल्यू है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किसी वेरिएबल में। ठीक है।
फिर आती है बात कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको मैं बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ाने ही वाली हूँ। तो एक ओवरव्यू के नाम पर यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो कंट्रोलिंग का काम शुरू होता है। और कंट्रोलिंग का काम शुरू होता है तो यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स स्विच फॉर व्हाइल डू व्हाइल ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट ये होते हैं। इफ एल्स स्विच फॉर व्हाइल डू व्हाइल ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जैसा नाम वैसा काम। ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्टरी स्टफ व्हिच आई डिस्कस्ड टुडे। अब मैं चल रही हूँ उसमें प्रोग्रामिंग की तरफ। तो मैंने आपका एक फोल्डर ऑलरेडी उस दिन बनाया था, उसी फोल्डर में हम आपके सारे प्रोग्राम्स को सेव करेंगे कि ये ऑलरेडी ओपनड है। आप देख सकती हैं C25 2 जो कि आपके फोल्डर का नाम था। तो हम इसी के अंदर प्रोग्राम सेव करेंगे। बिल्कुल पहला प्रोग्राम था, मैं से एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन था। अब देखिए यहाँ क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने ये लिखा उस दिन भी था पर मैं फिर से लिख रही हूँ। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ये जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, चाहे C++ हो या C हो, दोनों में, मतलब C या C++ में। और इसका काम होता है, इसके अंदर सब इनपुट आउटपुट जो हम ले रहे होते हैं, किसी वैल्यू का इनपुट लिया, यूजर ने इनपुट दिया जिसे यूजर इनपुट कहते हैं, या किसी चीज को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो उन सब समय पर हमें जरूरत पड़ती है एक फंक्शन की। तो वो फंक्शंस जो होते हैं वो हेडर फाइल्स के अंदर सेव होते हैं। फंक्शन का मतलब जो चीज हमें कोई प्रोसेस करने की अनुमति दे या हमें कोई प्रोसेस करने की परमिशन दे। तो अगर हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। और वो फंक्शंस जो होते हैं वो हेडर फाइल्स के अंदर सेव रहते हैं। तो हेडर फाइल्स इसीलिए हमें स्टार्टिंग के टॉप पर, मतलब यहाँ पर हेडर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हेड पर ली जाती है। तो हेड पर हम प्रोग्राम के टॉप पर बिल्कुल हेडर फाइल्स ले लेते हैं और ये यहीं पर इसकी पोजीशन होती है, यहीं लिया जाता है। और इसके थ्रू हमारे ये आसानी होती है कि हमारे जो फंक्शंस हैं, जो जरूरत है हमें फंक्शंस, वो फंक्शंस हमको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिनके थ्रू हम अपने किसी भी प्रोग्राम को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये है इंपॉर्टेंस हेडर फाइल। चलिए, तो ये दूसरे जो है वो है conio.h। conio डॉट जो होती है, conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का मतलब हो गया कि कंसोल क्या होता है, जब हम इसे रन करा रहे होते हैं, जब हमें किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पर इसको रन कराया, तो रन कराते वक्त ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है ना, इसको कंसोल बोला जाता है। ये ब्लैक स्क्रीन ही कंसोल कहलाती है। तो इस कंसोल पर जो प्रोग्राम का आउटपुट आता है उससे रिलेटेड जो फंक्शंस है कि आउटपुट कैसे आएगा, उससे रिलेटेड फंक्शंस जो है वो कंसोल इनपुट आउटपुट में सेव होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि प्रिंटफ है, तो ये studio.h में, ये स्टूडियो नहीं है, ये स्टूडियो है, STDIO studio.h। और ये CLR SCR और getch जो होता है ये कंसोल वाले में होता है। अब हम एक देखते हैं प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा, सबसे पहली बात तो आती है, मैंने आपसे बोला कि हम पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड क्या होता है। तो देखिए, ये वाला जो प्रोग्राम मैंने बनाया था एडिशन का, ये प्रोग्राम जो था ये एक सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम है। मैं स्टार्टिंग से ही बताती हुई चलती हूँ, ये एक सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम है। सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम का मतलब ये होता है जिसमें वैल्यूज को हमने डिफाइन कर दिया हो, इनिशियलाइज कर दिया हो। जिस प्रोग्राम में हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिशियलाइज मतलब इनिशियल वैल्यू में पहले ही बता दिया प्रोग्राम को कि भैया A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस। जिस भी प्रोग्राम में हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यूज को, उसे सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम कहते हैं। अब आती है बात कि भाई यूजर डिफाइंड क्या होता है फिर। तो अब हम करेंगे यूजर डिफाइंड की बात, और इस प्रोग्राम को हम यूजर डिफाइंड बनाने वाले हैं। तो मैंने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम ले रहे हैं जिसको हम यूजर डिफाइंड बनाने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट एक ही प्रोग्राम में हम समझेंगे, दो नहीं तीन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कैसे बनेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट यूजर डिफाइंड प्रोग्राम क्या होता है, और तीसरा कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट को हम डेसिमल नंबर में लेंगे। अभी हम लोगों ने क्या लिया था पिछले प्रोग्राम में, इंटीजर लिया था, इंट लिया था। इंट मतलब इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर्स, प्लस माइनस के नंबर जो होंगे उसे इंटीजर में कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हमें डेसिमल नंबर फ्लोटिंग में काम करना आता, फ्लोट मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन। चिंता मत करिएगा, ये सब चीजें आपको अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main
और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर ले रहे थे पहले इससे, इंट फॉर इंटीजर, इंट डेटा टाइप होता है, इसका मतलब होता है इंटीजर। फ्लोट लेंगे, फ्लोट हमने लिया पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी, मैंने पीआरटी 3 वेरिएबल ले लिए, मैथ में भी ऐसे ही होता था या कभी भी, तो पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी फॉर टाइम हमने ले लिया है पीआरटी, और एक वेरिएबल एस आई ले लिया है सिंपल इंटरेस्ट को सेव कराने के लिए। हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया है, हमने इस बार इन वेरिएबल्स की वैल्यू को दिया नहीं, यूजर मतलब पहले तो प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर मतलब जो प्रोग्राम में प्रोग्राम को रन कराएगा वो यूजर है, तो जो यूजर है वो इनपुट देगा कि क्या वैल्यूज होंगी, और जब यूजर वैल्यूज को डिफाइन कर रहा होता है तो उस प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड प्रोग्राम कहते हैं, CLR SCR। तो हमने यहाँ पर ले लिया सी आउट, सॉरी हमने यहाँ पर ले लिया प्रिंट एफ, और हमने लिखा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एक मैसेज दे दिया, और यहाँ मैंने स्लैश एन ले लिया। अब ये स्लैश एन जो होता है, ये स्लैश एन होता है न्यू लाइन करेक्टर, ये जो है स्लैश एन जो है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने स्लैश एन जो लगाया, ये स्लैश एन होता है न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब होता है कि अब क्या होगा कि मैंने इसे आखिरी में स्लैश एन दे दिया तो मेरा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। स्कैनएफ, स्कैनएफ का काम होता है स्कैनिंग करने का, प्रिंट एफ मतलब प्रिंटिंग फंक्शन, स्कैनएफ मतलब स्कैनिंग फंक्शन। स्कैनिंग फंक्शन का काम होता है स्कैन करना, स्कैन क्या करेगा, वैल्यूज को रीड करेगा, इनपुट लेगा। तो हमने यहाँ मॉड एफ और मॉड एफ लिया। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हमने मॉड डी लिया था, मॉड डी इंटीजर के साथ यूज होता है फॉर्मेट, और मॉड एफ जो होता है वो फ्लोट के साथ इस्तेमाल होता है। हमने कहा एम्परसेंट पी, ओके एक ही बार लेंगे, 2 बार क्यों लेंगे, हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल, हमें एक वैल्यू इनपुट करानी है तो हमने एक बार लिया। और ये अब यहाँ पर हम एम्परसेंट पी लिखेंगे, तो जब हमें कुछ स्कैन करना होता है, स्कैनएफ का काम होता है स्कैनिंग करना, तो हम क्या करते हैं स्कैनएफ एम्परसेंट मॉड एफ लिया क्योंकि फ्लोट था, अगर ये इंटीजर होता तो हम यहाँ मॉड डी लिख देते, अगर ये इंटीजर होता तो हम यहाँ मॉड डी लिख देते, ये फ्लोट है तो हमने यहाँ मॉड एफ लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, लिया एम्परसेंट पी, क्योंकि हम पी वेरिएबल को स्कैन करा रहे हैं, तो जिस वेरिएबल को स्कैन करा रहे होते हैं वो वाला वेरिएबल यहाँ पर दे दिया जाता है। इतना हुआ। अब आगे की कहानी की आगे की बात करते हैं। अब हमें एक प्रिंसिपल तो इनपुट करा लिया, इसी तरीके से बाकी सारे भी हो जाएंगे, तो हमने कहा डबल कोट्स में एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्लैश एन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगली लाइन में कर्सर आए और उसके बाद हम इनपुट करें। तो ये भी हमारा फ्लोट में था तो हमने यहाँ पर मॉड लाइक परसेंट, परसेंट जो लिखा है ना उसे परसेंट नहीं मॉड बोला जाता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, इसको मॉड बोलते हैं परसेंट वाले सिंबल को, और ये एम्परसेंट कहलाता है, एम्परसेंट। तो यहाँ पर हमने ओ सॉरी यहाँ पर हमने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्कैन कर लिया, और प्रिंटफ एंटर टाइम। अब टाइम को तो आप वैसे इंटीजर में भी ले सकती थी पर मैंने सारी चीजें ले ली हैं फ्लोट में ही, तो हम इसको भी फिलहाल मॉड एफ के साथ स्कैन करा लेते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था, वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, और यहाँ पर हम लेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। और अब हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराएंगे और मॉड एफ के साथ प्रिंट कराएंगे, ना कि मॉड डी के साथ, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो इस बार हमारी फ्लोट में वैल्यूज हैं। अभी रुक जाइए मैं सब समझाऊंगी, परेशान मत होइएगा। देखिए प्रिंटिंग जब करते हैं तो यहाँ पर मॉड एफ देते हैं क्योंकि हम वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। इस वाली प्रिंटिंग में मैंने कोई मॉड एफ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे होते हैं तो हम यहाँ मॉड एफ देते हैं। ये जो कोलन मैंने लगाया ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए लगाया है कि इसके बाद कोलन बन के आएगा, नहीं तो इस कोलन का एज सच यहाँ प्रोग्रामिंग में कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मैसेज है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट कोलन के बाद वैल्यू। तो वैल्यू तभी आएगी जब हम ये मॉड एफ लेंगे, और मॉड एफ जो है ये फ्लोट की वजह से लिया है, अगर ये इंटीजर होता तो ये मॉड डी होता। जब हम स्कैन कर रहे होते हैं तो किसी भी वेरिएबल को स्कैन करने के लिए मॉड एफ के साथ हमें एम्परसेंट और वेरिएबल का नाम देना होता है, पर जब हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल के नाम के साथ एम्परसेंट नहीं देना होता है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते करते आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बट मैंने इसमें एक एक अल्फाबेट को अपनी तरफ से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम इसे कंपाइल करेंगे सबसे पहले तो।
पहले कंपाइल करके देखिए कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है तो अब हम इसे रन करा लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, अब देखिए यूजर इनपुट कर पा रहा है, हम इनपुट कर पा रहे हैं, हर बार हम अलग वैल्यू देंगे, तो अब ये यूजर डिफाइंड प्रोग्राम हो गया। मैंने कहा 12 महीने, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया। बहुत सिंपल है। फिर से मैं रन कराती हूँ इस प्रोग्राम को, जितनी बार हम रन कराएंगे हम हर बार अलग वैल्यू पर काम कर सकते हैं, इसलिए ये एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है। सपोज इस बार मैंने 50,000 लिया, आप देख सकती हैं कि अमाउंट के बाद कर्सर अगली लाइन में आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद कर्सर अगली लाइन में आ रहा है, मतलब अगली लाइन में इनपुट दे रहे हैं। तो ये अगली लाइन में इनपुट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमने स्लैश एन का यूज किया है। आप देख सकती हैं हमारी वैल्यूज प्रॉपरली कैलकुलेट होके आ रही है, और ये हमारा प्रोग्राम है। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं। और ये याद रखिएगा, जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको डॉट सी से सेव करते हैं। मैंने इसे प्रो 3 ले लिया है, और इसको मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट इट। तो अभी क्या है, अभी मैंने इंटीजर वैल्यू पे काम किया था पिछले वाले प्रोग्राम में, और अभी इस पिछले मतलब प्रीवियस डे में, और आज मैंने पहले फ्लोट पर काम किया, मतलब डेसिमल नंबर पर। तो इसके साथ ही हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, ABCD XYZ। अभी तक हम लोग नंबर्स पर काम कर रहे हैं। तो कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपको हमेशा लिखना होता है, ये फॉर्मेट है। हैश इंक्लूड conio.h, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया void main, और यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस बार मैंने क्या डेटा टाइप लिया है। तो ये भी मैंने डिक्लेरेशन किया है। डिक्लेरेशन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बना रहे हैं। CH मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, CLR SCR। उसके बाद हमने यहाँ पर printf एंटर कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, एक मैसेज दे दिया यूजर के लिए कि यूजर जो है वो इनपुट दे पाए। एंटर अ कैरेक्टर, एक मैसेज दे दिया। और स्कैनफ, यहाँ पर हमने स्कैन करा लिया है मॉड सी। अब देखिए समझने वाली चीज यही है कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की तो मॉड सी आ जाता है, और जब हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की तो मॉड डी आ जाता है, और जब हम बात करते हैं आपके फ्लोट डेटा टाइप की तो मॉड एफ आ जाता है। अभी ये क्या हुआ, ये इनपुट हो जाएगा पर प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंटिंग के लिए मैंने एक मैसेज दे दिया, कैरेक्टर इज मॉड मॉड सी। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो मॉड सी से ही प्रिंट होगा, सी से ही इनपुट होगा। तो मॉड सी मैंने दिया, और यहाँ CH वैल्यू दे दी। प्रिंटिंग के समय पर हमको जो है एम्परसेंट का यूज नहीं करना होता, यहाँ पर एम्परसेंट का यूज नहीं होगा प्रिंटिंग के समय पर, जबकि जब इनपुट ले रहे होंगे तो होगा। स्कैनफ का काम इनपुट लेना है, और प्रिंट एफ का काम प्रिंटिंग करना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपके लैपटॉप में होती है फंक्शन की। अगर आपके लैपटॉप में फंक्शन के साथ चीजें सपोर्ट करती हैं तो आप फंक्शन F2 प्रेस करिए, या फिर अगर बिना फंक्शन के सपोर्ट करती है तो सिर्फ F2 प्रेस करिए। F2 का काम होता है प्रोग्राम को सेव करने का सी लैंग्वेज में। यहाँ पर देखिए सेव के लिए F2 शॉर्टकट है। तो ये जो पूछता है कि ओवरराइट करना है तो आप यस करती हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बार बार हम अपडेट करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमसे सेव करते हैं। अब हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, फिर हमने उसे रन कराया। तो रन कराया तो अब क्योंकि एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम था तो हम एक कैरेक्टर इनपुट कर पा रहे हैं, और ये हमें प्रिंट आउट दे रहा है यहाँ पर प्रिंट करके कि कैरेक्टर इज सी ई, जो भी हमने लिया था। और ये छोटी स्क्रीन हो जाती है कभी तो ऑल्ट एंटर, ऑल्ट वाली की जो स्पेस बार के पास होती है, और एंटर, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। कंपाइल कराया और रन कराया, तो यहाँ पर हमने कोई भी अल्फाबेट दिया और हमारी वैल्यूज प्रॉपरली प्रिंट हो रही है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है।